कल हमने तत्सम मतलब शब्दों का जो वर्गीकरण था, है ना, उसके अंतर्गत हमने जो उत्पत्ति के आधार पर, उद्भव के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखा था, जिसके अंतर्गत देशज, विदेशज, है ना, संकर शब्द, उसके बाद तत्सम, अर्ध तत्सम, और फिर हमने तद्भव को देख लिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हमने प्रयास किया है कि इसको इस प्रकार पढ़ ले, या पढ़ लिया है एक्चुअली हमने, है ना, कि यहां से अगर परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम शब्दों का एक नया वर्गीकरण पढ़ेंगे जो प्रायः आपको पुस्तकों में मिलेगा नहीं, लेकिन जब उच्च स्तर की हिंदी की परीक्षाएं होती है, अर्थात जहां पर भी छत्तीसगढ़ के जो कंपटीशन एग्जाम है, जहां भी हिंदी का 10 से ज्यादा प्रश्न होता है, जैसे एडीओ में 30 प्रश्न आएगा, है ना, संपरीक्षक में और संयुक्त भर्ती परीक्षा में लगभग अबाउट 30 प्रश्न आते हैं, है ना, तो वहां पर इस वाला जो टॉपिक जिसको मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं शब्द शक्ति, है ना, उसका महत्व काफी बढ़ जाता है। वहां से परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं व्यापम की परीक्षाओं में। ठीक, अब इसके अलावा ये सीजीपीएससी प्री के भाग 2 में भी, मतलब पेपर 2 जो है वहां पर भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है, और व्यापम की किसी भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है इस वाले सेक्शन से। ठीक है, तो अगला जो है आप लिखेंगे, नया जो है टॉपिक है लिखना, शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, शक्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, इस शक्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं शब्द शक्ति। शक्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, लेकिन ये जो 3 प्रकार है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शब्द शक्ति। ठीक है, लिख लीजिए इसको, शब्द शक्ति। ठीक है, तो शब्द शक्ति क्या होती है, तो शब्दों का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति है। शब्दों का अर्थ, शब्दों का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको अपन एक और उसमें लिख सकते हैं, लिखना, जिस शक्ति से शब्द में निहित, जिस शक्ति से शब्द में निहित, जिस शक्ति से शब्द में निहित अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। उसे शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, नाम ही क्या है, शब्द शक्ति, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो ऐसी शक्ति जो शब्द में जो निहित वो क्या बोलना चाहिए, जो अर्थ है उसको क्या करेगी, इंडिकेट करेगी, है ना, उसको स्पष्ट करेगी, है ना, ऐसी शक्ति को हम क्या बोलेंगे, शब्द शक्ति कहेंगे, जो शब्द की शक्ति का बोध कराएगी, शब्द का अर्थ का बोध कराएगी। ठीक है, परीक्षा में पहला प्रश्न ये आएगा, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो लिखना, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार या भेद होते हैं। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आप याद रखेंगे, शब्द शक्ति के
तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, अब पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं, है ना, पहला जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरे जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरा जो प्रकार है उसको हम बोलेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, ये तीन भेद हैं शब्द शक्ति के। अगर मैं आपको सामान्य तरीके से समझाना चाहूं तो हम पहले जो है ट्रेलर देख लेते हैं, पिक्चर इसके बाद देखेंगे। ठीक है, ये है कि अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति होती है जिससे हमको किसी शब्द या किसी वाक्य का क्या पता चलता है, मूल अर्थ पता चलता है, मतलब मुख्य अर्थ पता चलता है। जिस कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द लिखा है उसका अगर हमको मुख्य अर्थ पता चले कि वो जो वाक्य है ना, या वो जो शब्द है वो जिस रूप में लिखा है हमको वो ज्यों का त्यों समझ में आ जाए अगर, तो उसको हम बोलते हैं अभिधा शब्द शक्ति। फिर से समझाऊं, जैसे कोई वाक्य मैंने लिखा, वो वाक्य उस वाक्य का जो मुख्य अर्थ है ना, वो जैसा है जैसा का तैसा अगर हमको समझ में आ जाए तो ऐसे शब्द शक्ति, अगर ऐसे वाक्य को पढ़ने के बाद हमको जिस शक्ति का बोध होगा, उस शब्दों के अर्थ का जो बोध होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अभिधा शब्द शक्ति। अभी उदाहरण सहित समझाऊंगा आपको। लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति ये है, पहले तो अभिधा ही समझ में आना चाहिए। अभिधा का मतलब क्या है कि अगर कोई वाक्य लिखा है ना, वो हम जैसा लिखा है वो उसी रूप में समझ में आ जाए तो वो अभिधा है। और अगर कोई वाक्य लिखा है वो जिस रूप में लिखा है और हमको उसी रूप में वो समझ में ना आए, बल्कि वो किसी विशेष लक्षण को दिखाए, किसी लक्षण को दिखाता हो, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे, ऐसे शब्द को हम क्या बोलेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति बोलेंगे। ठीक है, अगर जो कहते हो समझ में आए तो अभिधा, अगर वो जो का क्यों समझ में ना आए तो वो क्या है, लक्षणा। और जो का क्यों और दूसरा मैंने क्या बोला कि जो कहते हो अगर ना समझ में आए, इन दोनों से विपरीत अगर वो किसी विशेष अर्थ को बताए तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजना शब्द शक्ति। फिर से समझाता हूं, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा इसको। जैसे कोई वाक्य लिखा है ना, जैसे कोई वाक्य लिखा है, मैं लिखता हूं मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। या मैं लिखता हूं वह खाता है, मोहन खेलता है ना, या वह खाता है। ठीक है, अब बताओ, ये मोहन खेलता है वह खाता है, इसको अगर मैं पढ़ूं तो ये जैसा लिखा है वैसा ही मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं, या जैसा मेरे को समझ में आ रहा है, दुनिया में जो भी व्यक्ति हिंदी भाषा जानता है उसको ये क्या होगा, वैसी का वैसी समझ में आएगा। वह खाता है मतलब वह खाता ही है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, मोहन खेलता है मतलब मोहन खेलता ही है, समझ में आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर सोहन खा रहा है, ऐसा मतलब सोहन खेल रहा है या कोई और खेल रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है। जो यहाँ लिखा है वो आपको वैसे का वैसा अगर ज्यों का त्यों समझ में आ जाए, स्पष्ट समझ में आ जाए, इसको हम बोलते हैं किसी भी वाक्य का मुख्य अर्थ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अर्थ। तो इसका जो मुख्य अर्थ है हमको वैसे का वैसा समझ में आ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। इससे थोड़ा आगे जाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं शिवाजी मराठा शेर थे। ठीक है, एक और वाक्य लिखता हूं राजू गधा। ठीक है, अब जैसे यहां देखिए शिवाजी मराठा शेर है, तो बताओ शिवाजी इंसान है या शेर है? तो मतलब ये है कि ये वाक्य जैसा लिखा है ना वैसा का वैसा हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कि शिवाजी मराठा शेर थे, तो यहाँ पर क्या शिवाजी शेर थे क्या, है ना, शेर जैसे थे क्या, वो जानवर थे क्या, बताओ मेरे को। या कोई भी यहाँ पर लिख दे, अगर उसको लिख देंगे शेर, आपका नाम लिख दे, किसी और व्यक्ति का नाम लिख दे,
है ना। यहाँ महाराणा प्रताप का नाम लिख दे, यहाँ पर हम समुद्रगुप्त का नाम लिख दे, किसी का भी नाम लिख दे, तो क्या शेर लिखने से हमको ये समझ में आता, मतलब ये हमको प्रतीत होता है क्या कि वो जानवर हुए रहते होंगे करके। या अगर मैं लिखता हूँ राजू गधा है ना, तो क्या वाकई में राजू गधा है, मतलब क्या वो गधा जानवर है क्या राजू। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जैसा वाक्य लिखा है वैसे का वैसा आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बल्कि ये किसी लक्षण को बता रहा है। लक्षण को बता रहा है मतलब ये है कि राजू में गधे की तरह लक्षण है। समझ में आ रहा है, राजू गधा नहीं है मतलब वास्तविक रूप से, लेकिन राजू में गधे के जैसे क्या है, लक्षण है। तो ये वाक्य पढ़ने में और ये वाक्य पढ़ने में अंतर समझ में आ गया, दोनों में क्या अंतर है। कि ये जो है, ये वाक्य पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि राजू में गधे के जैसे क्या है, लक्षण है। हमारे जो शिवाजी थे उनमें क्या है, शेर के जैसे क्या है, लक्षण है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वाक्य है जहां पर आपको लक्षण क्या करे, इंडिकेट करे, ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति बोलेंगे, ठीक है। चलिए एक जैसे मैं व्यंजना शब्द शक्ति में लिखता हूं, सूर्य है ना, सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है, ठीक है, सूर्य अस्त हो चुका है। अब बताओ ये जो वाक्य है इसको मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेगा, तो इसको हर कोई क्या करेगा, अलग अलग मीनिंग से इसको पढ़ेगा, ठीक है। इसमें ना तो कोई लक्षण दिख रहे हैं, ना ही ये जैसा है वैसा का वैसा हमको समझ में आ रहा है। इसको हर कोई आदमी ना इन दोनों वाक्यों, इन दोनों शब्द शक्तियों से भिन्न किसी तीसरे अर्थ को क्या करेगा, अपने आप से क्या करेगा, मान लेगा। जैसे एक किसान है ना, किसान क्या बोलेगा कि सूर्य अस्त हो चुका है, अब मैं क्या होता हूँ, घर जाता हूँ, क्योंकि रात में तो खेती कर नहीं सकता। मान के चलो युद्ध चल रहा है, युद्ध में क्या बोला जाएगा, कोई युद्ध के सैनिकों के द्वारा सूर्य अस्त हो चुका है, और युद्ध के नियम कहते हैं कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो युद्ध नहीं लड़ा जाता, ठीक है। जैसे कोई परिवार है, उस परिवार में घर में एक नौजवान लड़का है, नौजवान लड़का है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि इस परिवार का सूर्य अस्त हो चुका है, ठीक है। तो अलग अलग अर्थ निकाले कि नहीं निकाले अपन, ठीक है। तो जहां पर आपको इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग क्या करेंगे, अपने अनुसार अगर मीनिंग निकालेंगे, है ना, तो क्या होगा, क्या बोलना चाहिए, वहां पर आपको व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल से आपको, ये अगर इतना भी समझ लेंगे तो ये परीक्षा उपयोगी है। लेकिन इसको क्या है कि हम लोग विवेकानंद तो है नहीं कि एक बार देखेंगे और पूरा समझ में आ जाए, तो नोट डाउन करना पड़ेगा ना। तो मैं विथ परिभाषा और शर्त और इसके साथ में कुछ कुछ और क्या करूंगा, आपको ट्रिक्स बता देता हूं, है ना, जिससे आप कोई भी शब्द शक्ति आए आपको तुरंत क्या हो जाएगा, पहचान में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक एक शब्द शक्ति से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल यही लिखेंगे अपन, चलिए सबसे पहले लिखना अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में आप लिखेंगे ठीक है, लिखना अभिधा शब्द शक्ति से वाक्य या शब्द के मुख्यार्थ, मुख्यार्थ इसका मतलब होगा मुख्य अर्थ का बोध होता है, या मुख्य अर्थ का बोध होता है, ठीक है। ठीक है, आप दूसरा लिख सकते हो नामवाची शब्द,
नामवाची शब्द, नामवाची शब्दों को बतलाने वाली शक्ति, नामवाची शब्दों को बतलाने वाली देने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, सर शब्द के बाद क्या है सर? कहाँ कहाँ? ये शब्द के बाद यहाँ पर सर, ऊपर ऊपर में फर्स्ट लाइन में ये हाँ हाँ सर, ये मुख्यार्थ है, मुख्यार्थ। अच्छा हाँ ठीक है सर। मुख्यार्थ, ठीक है। तो अभिधा शब्द शक्ति से वाक्य या शब्द के मुख्यार्थ का बोध होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, इतना जब किसी वाक्य या शब्द को पढ़कर जब किसी वाक्य या शब्द को पढ़कर जब किसी वाक्य या शब्द को पढ़कर इस वाक्य के मुख्यार्थ, मुख्यार्थ मत लिखो, चलो मुख्य अर्थ का, वाक्य मुख्य अर्थ का अर्थात वह वाक्य जिस रूप में लिखा है, जिस रूप में लिखा है उसी रूप में ज्यों के त्यों, तो ज्यों के त्यों समझ में आए तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण अपन लिखते हैं, जैसे क्या लिख लोगे आप? मोनिका गाती है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मोनिका गाती है, राम पुस्तक पढ़ता है। बैल उपयोगी पशु है, शेर जंगल में रहता है। ठीक है, शेर जंगल में रहता है। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हो वह खाता है, वह खाता है। ठीक है, तो जैसे मोनिका गाती है, तो ये जिस रूप में लिखा है हमको उसी रूप में समझ में आ रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो वो जिस रूप में लिखा है हमको उसी रूप में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, जो का त्यों। बैल उपयोगी पशु है, ठीक है, तो हम सबको पता है कि बैल उपयोगी पशु है। ठीक है, हम सबको पता है कि शेर जंगल में रहता है ना, ये 2 BHK में तो रहता नहीं है। ठीक, वह खाता है, अब वो कोई भी खाता हो, वह खाता हो, यह खाता हो, मोहन खाता हो, राम खाता हो,
प्रिया खाती हो, राजकुमारी मैडम खाती हो, कोई भी खाता हो, है ना, है ना, चित्रेश खाता हो, रुपेश खाता हो, है ना, और जितने भी हमारे छात्र हैं सारे कुछ खाते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, है ना, नाचते हो, गाते हो, कुछ भी लिखेंगे तो हमको क्या है, वो जो कहते हो समझ में आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया ये, इसमें किसी को डाउट है? परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है, तो ऐसा आता है कि एक तो प्रश्न दे देगा, जैसे शेर जंगल में रहता है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, ए अभिधा, दूसरा लक्षणा या तीसरा व्यंजना, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है। ठीक है, या तो ऐसा देगा कि निम्न में से कौन सा वाक्य अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। ठीक है, और एक प्रश्न तो इसके उसी से आ जाता है, परिभाषा से शब्द शक्ति के, दूसरा इसके प्रकार से आता है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द शक्ति के केवल और केवल 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के। चलिए, हो गया, नेक्स्ट। अभिता के बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है, ठीक है, इसमें लिखेंगे अभिधा के असमर्थ हो जाने पर, अभिधा के असमर्थ हो जाने पर, यहां पर लिख देना अर्थात जो वाक्य लिखा हुआ है, अर्थात जो वाक्य लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, उस वाक्य को पढ़कर, उस वाक्य को पढ़कर यदि उसका अर्थ समझ में ना आए, यदि उसका अर्थ समझ में ना आए, ना आए, ऐसे बंद कर देना। ठीक है, ठीक है, तो अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति से वाक्य या शब्द का बोध हो, शब्द का बोध हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जब किसी वाक्य के लक्षण को देखकर उसका अर्थ समझ में आए तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अगर परीक्षा में आ जाए कि लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, तो लिखना लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद, के
दो भेद है, ठीक है। इसके दो भेद हैं। पहला लिखना गौड़ी और दूसरा होता है शुद्धा, है ना। गौड़ी लक्षणा जो गुण को बताएगी और जो शुद्ध गुणों को बताएगी वो शुद्धा लक्षणा, ठीक है। तो इसको अपन को ऐसे पढ़ाना नहीं है अलग से, तो और कंफ्यूज हो गए। अपन एक ही पढ़ेंगे जैसा परीक्षा की जो मांग है उसके अनुसार, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो कॉमनली जो अभिधा शब्द, तो मेरे हिसाब से वो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत जो है हम किसी भी वाक्य या अर्थ को जब हम सॉरी किसी भी वाक्य या शब्द को लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं तो उससे हमको क्या हो, अगर मुख्य अर्थ समझ में आ जाए, है ना, और किसी भी प्रकार का कोई रुकावट या किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना हो, वो जैसा लिखा है वो वैसा का वैसा हमको मुख्य अर्थ समझ में आ जाए, तो उनको हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिधा शब्द शक्ति। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है वो चीज समझ में नहीं आएगी हमको। सबसे पहला अवरोध क्या रहेगा कि हम जब उस वाक्य या शब्द को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ही हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो शर्तें लिखवा देता हूं, ये लिख लिए क्या, है ना, पहले लिख लेना शर्तें, ठीक है। शर्तें लिख सकते हो, ट्रिक लिख सकते हो। किसी भी वाक्य को पढ़ोगे, है ना, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना मुख्य अर्थ समझने में बाधा, मुख्य अर्थ समझने में बाधा हो, ठीक है, या पढ़ने पर अर्थ समझ में ना आए, ठीक है। तो जैसे उदाहरण में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हो, पहला नंबर मोहन गधा है, मोहन गधा है। तो आपको पढ़ने में एकदम से समझ में आ गया कि मोहन गधा है, उसका मुख्य अर्थ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना पहली बार में, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, अभिधा तो हो ही नहीं सकता। ये कौन सी शब्द शक्ति हो सकती है, लक्षणा। इसको देख के इसकी पहली शर्त। चलो दूसरा शर्त लिखो, मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ में संबंध, मुख्य अर्थ व लक्ष्यार्थ में संबंध, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं जो मुख्य अर्थ है ना, जो मुख्य अर्थ दिखाई दे रहा है, जो मुख्य अर्थ हमें दिखाई दे रहा है, वह जो लक्ष्य किसी दूसरी ओर संकेत कर रहा है, उनमें संबंध, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा मोहन गधा है, तो हमने मुख्य अर्थ क्या खोजा, यहाँ गधा, ठीक है। तो गधा जो है ये लक्ष्य भी है, अर्थात किसी और चीज को क्या करेगा, संकेत करेगा। तो वो जो मुख्य अर्थ है और ये जो लक्ष्य है, इनमें जो मुख्य अर्थ बोले तो इसका इस पूरे वाक्य में मुख्य अर्थ किसका निकालेंगे, मोहन का, है ना। मतलब मुख्य अर्थ निकल नहीं रहा है, तो मुख्य अर्थ के लिए हमने गधा का क्या लिए हैं, ये हमको लक्षण दे रहा है कि गधा जो है
गधा इस वाक्य में मुख्य अर्थ को क्या करेगा, निकाल के दिखाएगा कि वो है क्या चीज, है ना। तो जो मुख्य अर्थ है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो लक्षार्थ है, जो लक्षण है, वो लक्षण हमको कहाँ लेके जाएगा, मुख्य अर्थ की ओर लेके जाएगा कि भाई गधा जो है, गधा जो है मतलब मोहन जो है वो गधा नहीं है, लेकिन मोहन में गधे जैसा क्या है, लक्षण है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो इंडिकेशन जो अपन लिखे हैं, दूसरा जो शर्त है वो यही चीज है। यहाँ पर लक्ष्य की प्रधानता हो जाएगी और उस लक्षण से ही हमको पता चलेगा कि वाकई में उस वाक्य में मोहन क्या, मुख्य अर्थ क्या। ठीक है, तीसरा लिख लो, तीसरा क्या है, तीसरा लिखना रूढ़ी या प्रयोजन, है ना। मतलब लिखना जो रूढ़ी बात या परंपरा पहले से चले आ रही है, पहले से चली आ रही है, वह उस वाक्य या शब्द में होना चाहिए, वह उस वाक्य में होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये जो अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हम उसको एकदम से बोल देते हैं कि वो गधा है। ठीक है, जैसे कोई काम धाम में अच्छा नहीं है तो हम क्या बोल देते हैं, अरे गधा, इसको काम करने नहीं आता है। ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि आज हमने क्या बोलना चाहिए, आज बोलना 2022 में बोलना चालू हुआ है। ये नहीं पता कौन परंपरागत रूप से कब उसका क्या हुआ होगा, प्रचलन हुआ होगा, और उसी को सुन सुन के हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या कर रहे हैं, इसी चीज को सिखा रहे हैं कि ये क्या है, ये डंकी है ना, ये गधा है, क्योंकि इसको क्या नहीं आता, ना तो इसको ढंग से काम आता है ना तो पढ़ाई लिखाई जानता है, ना कुछ नहीं आता है, तो उसको हम गधा बोल देते हैं। जैसे हम कह देते हैं ना, भाई मैं शेर दिल हूँ, शेर दिल। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ये आज इस शब्द का उद्भव आज हुआ है, बहुत पहले से लोग बोलते आ रहे होंगे कि मैं शेर दिल हूँ। ठीक है, तो आप लिखना यहाँ पर दूसरा नंबर, जैसे अपन क्या लिख लें, और जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप शेर है, महाराणा प्रताप, अच्छा लिखवा लेता हूँ, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर है, ये परीक्षा में आया हुआ है, मेवाड़ के शेर हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ोगे, अगर आप कॉमन तरीके से पढ़ोगे तो आप क्या समझोगे इसको, है ना, कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का एक आदमी आता है हमारे घर में और उसको इसको बोलूंगा कि भाई तू पढ़ इसको, और थोड़ा मोड़ा हिंदी सिखा देंगे कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर है, तो उसने तो कभी महाराणा प्रताप का नाम नहीं सुना है, तो वो क्या समझ लेगा कि महाराणा प्रताप किसी शेर का नाम होगा, लयन का। समझ रहे, समझ में आ रहा है ना ये चीज। लेकिन अपन क्या है, इसको जानते हैं कि भाई महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व कैसा था। तो यहाँ पर जो शेर है, शेर, शेर जो है लक्षण बता रहा है किसके, उसके, उस वाक्य के। ठीक है, इसीलिए ये जो शब्द शक्ति है वो क्या हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति। तो अगर आपको ये तीन चीजें याद है तो आप आसानी से क्या बना सकते हो, लक्षणा शब्द शक्ति बना सकते हो। ठीक है, और एक और चीज जो अभी मैं आपको रामबाण लिखवाने वाला हूं, जो परीक्षा में आता ही है, आप उसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेंगे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके। ठीक है, क्योंकि अंतिम में क्या लिखे हो आप, रूढ़ी या प्रयोजन उसमें होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि हम कुछ रूढ़ी, है ना, या कुछ क्या बना दिए, कुछ ऐसे शब्द हमारे यहाँ हम प्रयुक्त करते हैं जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, और उसको ही हम क्या कर रहे हैं, आज भी प्रयुक्त कर रहे हैं और कल भी प्रयुक्त करेंगे। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, जैसे लोकोक्तियां, जैसे हम बोलते हैं मुहावरे। तो इसको लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लिखना सभी मुहावरे, सभी मुहावरे एवं लोकोक्तियों, सभी मुहावरे एवं लोकोक्तियां लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। समझ में आ रहा है। ठीक है,
अब कोई भी आप ले लो, तो भाई कोई भी मुहावरा है उसमें क्या रहेगा, उसमें रूढ़िवादिता रहेगी ही, रूढ़ी रहेगी ही रहेगी, है ना। उसमें वो परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते ही रहेगा, ठीक है। और हम उसमें लक्षण को देखते हैं हर प्रकार के मुहावरे में, हर प्रकार के लोकोक्तियों में। इसीलिए अगर परीक्षा में एक आध कोई लोकोक्ति लिख के दे दे, ठीक है, एक आध कोई भी लोकोक्ति लिख के दे दे, एक आध कोई भी मुहावरा लिख के दे दे और बोले कि इनमें कौन सी कि निम्न मुहावरे में या निम्न में कौन सी शब्द शक्ति है, तो आप आंखें मूंद के क्या मार देना, लक्षणा शब्द शक्ति है। क्योंकि कोई भी मुहावरा हो या लोकोक्ति आपको लक्षण को प्रकट करता है, ठीक है। चलिए, किसी बात को अपन जोड़ देने के लिए यूज करते हैं इन सबका। चलो, अब क्लियर है सबको? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बता दीजिए। तीसरा वाला भी इसी ही है, इसमें भी दिक्कत नहीं होता, ठीक है। मैं आपको सेकंड ही लिख डाला था, थर्ड होगा ना, थर्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति लिखेंगे, व्यंजना शब्द शक्ति में अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर, असमर्थ हो के असमर्थ हो जाने पर, हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से, जिस शक्ति के माध्यम से वाक्य या शब्द, है ना, जिस शक्ति के माध्यम से वाक्य या शब्द, वाक्य या शब्द के अर्थ का बोध हो, के अर्थ का बोध हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए पहले। ठीक है, जिस वाक्य, जिस वाक्य जिस वाक्य के जिस वाक्य को पढ़कर अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हो उसे, उसे व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से पहचानते हैं, के माध्यम से पहचानते हैं। ठीक है, एक और लिख सकते हो इतना, किसी वाक्य या शब्द को पढ़कर, किसी वाक्य या शब्द को पढ़कर, पढ़कर जब न तो मुख्य अर्थ का पता चले, न तो मुख्य अर्थ का, न तो मुख्य अर्थ का पता चलता है, ना ही मुख्य अर्थ
किसी वाक्य या शब्द को पढ़कर जब ना तो मुख्य अर्थ का पता चलता है, ना ही ना ही लक्ष्यार्थ का पता चलता है, बल्कि 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 उस वाक्य से कई अलग अलग प्रकार के विशेष अर्थ निकले तो उसे किसी वाक्य या शब्द को पढ़कर जब ना तो मुख्य अर्थ का पता चलता है, ना ही लक्ष्यार्थ का पता चलता है, बल्कि उस वाक्य से कई अलग अलग प्रकार के विशेष अर्थ का बोध होता है, तो ऐसी शक्ति तो ऐसे वाक्य का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको फटाक से। ठीक है, अगर परीक्षा में कभी याद आए कि व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, शाब्दी व्यंजना, और दूसरा होता है शाब्दी और दूसरा होता है आर्थी ऐसा नहीं, सब शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, ये इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका इसका उदाहरण आपको बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, जैसे अपन इसका एक उदाहरण जो लिखे थे बड़ा इजी था, आपको समझ में आ गया था, क्या था, सूर्य अस्त हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ लिखे थे ना, सूर्य अस्त हो चुका है, लिखे सूर्य अस्त हो चुका है। ठीक है, अब इसको सूर्य अस्त हो चुका है, इसको कई प्रकार से इसके मीनिंग निकल सकते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर मैं लिखता हूं शाम हो गई है, शाम हो गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, शाम हो गई है, इसका मीनिंग को बहुत लोग अलग अलग लेंगे कि नहीं लेंगे। जैसे अगर कोई लड़की है, उसको उसकी मम्मी अगर बोले कि बेटा शाम हो गई है ना, और वो चुप हो जाए, तो ये क्या मीनिंग निकालेगी कि शाम हो गई है, तो जरूर मम्मी लालटेन या दिया जलाने बोल रही है। पहले की बात कर रहा हूँ, या आज के समय में लाइट जलाने बोल रही है, क्योंकि क्या हो चुका है, शाम हो गया है और शाम के बाद अंधेरा होता है,
तो भाई लाइट चालू कर लो। तो शायद ये इसका ये मीनिंग ले ले कि शाम हो गई है, मतलब मेरे को लाइट चालू करना है, दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है। ठीक है, अब एक जो है कौन, अब मैं इसको कैसे लिखूं, मदिरा पीने वाला, मदिरा पीने वाला। अब मदिरा पीने वाले को अगर अपन बोलेंगे कि भाई शाम हो गई है, तो मदिरा पीने वाला उसको मतलब क्या सुनेगा कि अब लगाने का समय हो गया है ना। तो वो इसका मीनिंग ये होगा, है ना, कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलेगा शाम हो गई है भाई, अब छोड़ काम ला। तो शाम हो गई है का मीनिंग वो समझ जाएगा कि क्या है, कि दारू पीने का समय हो गया, ऐश करने का समय हो गया, एंजॉय करने का समय हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, शाम हो गई है, हो सकता है कि कोई कर्मचारी है, उसका नाइट ड्यूटी हो, तो उसको अगर हम बोलते हैं शाम हो गया है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा हाँ भाई मेरे नाइट ड्यूटी का समय हो रहा है, अपन समझ गए। ठीक है ना। एक अलावा और क्या है कि अगर आप सवेरे से शाम तक जॉब करते हैं, तो अगर बोले आपको कि शाम हो गई है, मतलब कोई शासकीय अधिकारी को ही अपन बोले शाम हो गई है, तो इसका शायद ये भी मीनिंग ले सकता है हाँ भाई घर जाने का समय हो गया है करके। ठीक है ना, समझा। अब जैसे टेस्ट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच, अब टेस्ट मैच में अगर कोई बोल दे शाम हो गई है, तो उसको समझ में आ जाएगा भाई खेल समाप्त होने वाला है, क्रिकेट चल रहा है। तो आपको समझ में आया कि हर हर कोई इसका मीनिंग क्या करेगा, अलग अलग लेगा। तो प्राय जो है व्यंजना शब्द शक्ति परीक्षा में नहीं आता, है ना, लेकिन आएगा तो पहचान लेना, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति, है ना। कोई भी मुहावरा लोकोक्ति का नाम दे देता है और उसको आपको निकालना पड़ता है। ठीक, चलिए एक और उदाहरण में लिखता हूं, जैसे अपन लिखते हैं गंगा में गांव है, गंगा में गांव। अब प्राय इसका अर्थ हम निकालेंगे पवित्र से, कि मतलब वो गांव क्या है, एकदम पवित्र है, तो कोई अर्थ निकला नहीं। ठीक है, तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं, आप इसको लिख लीजिए, है ना। और यहाँ पर हमने खत्म कर लिया है शब्द शक्ति को। ठीक है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ठीक है, अब जो है शब्दों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है, तो शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने बहुत सारे वर्गीकरणों को देख लिया है। अब हमारे पास 3 और वर्गीकरण बचते हैं। ठीक है, एक क्या है, प्रयोग के आधार पर, एक है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, एक जो है वो बचा है प्रयोग के आधार पर, है ना। चलो दूसरा लिखेंगे शब्द निर्माण के आधार पर, शब्द निर्माण के आधार पर। शब्द निर्माण के, शब्द निर्माण के इकाई के आधार पर होगा ना, शब्द निर्माण के इकाई के आधार पर। फिर आएगा शब्द विकार के इकाई के आधार पर, विकार के इकाई के आधार पर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत शब्द निर्माण के इकाई के आधार पर हमने क्या देखा था, संधि, दूसरा क्या देखा था, समास, है ना, संधि समास, है ना, और देखा था उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग, और चौथा हमने देखा था प्रत्यय। ठीक है, इसके आधार पर हमने देखा था लिंग, वचन, काल, कारक, और नेक्स्ट हमने देखा था पुरुष। ठीक है, प्रयोग के आधार पर हमने देखा था संज्ञा, सर्वनाम,
तीसरा क्या देखा था? विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। और कुछ है भाई? चौथा हमने देखा था क्रिया विशेषण, विशेषण, फिर लिख लेना क्रिया विशेषण। क्रिया समुच्चय बोधक, है ना, संबंध बोधक, और आठवां देखा था विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो यही तो पूरा क्या है? यही तो है पूरा व्याकरण। ठीक है। तो इस व्याकरण की शुरुआत हम करेंगे यहां से, अर्थात ये समझ लीजिए कि आज आपका शब्द विचार वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है। विशेष रूप से जो शब्दों के वर्गीकरण थे उसको हमने आज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचे हैं हमारे ये टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स अपने आप में क्या है? अपने आप में एक एक टॉपिक बड़े बड़े। ठीक है ना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष। ठीक। इसके अलावा ये जो है मूल रूप से व्याकरण है, तो इसकी शुरुआत पर कल से करेंगे। कल हम पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषण, विशेषण के बाद पढ़ेंगे क्रिया, और फिर क्रिया का बाद पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। ऐसा हम क्रम से ऐसा इधर से आएंगे। ठीक है। मैं प्रयास करूंगा इसको पहले ना पढ़ा के, पहले इसको पढ़ें फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल से हम चालू करेंगे हिंदी व्याकरण का ये जो पहली सीढ़ी है वो। अभी हमने बेसिक समझ जो हिंदी की होनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा यहाँ पर इन सब में, उसको हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। चाहे वो वर्ण विचार क्यों ना हो, चाहे वो शब्द विचार क्यों ना हो। ठीक है। चलिए, तो आज के इतना ही करें, है ना। तो आप ग्रामीण विकास की क्लास में आइए, और बाकी फिर इसको कल करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू।